बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज हम एक जनरल वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे दोस्त गुजारिश भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लेबर लॉ के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे साइटेशंस डिस्कस करें, वीडियो रिकॉर्ड करें। तो ये वीडियो उस सिलसिले की एक फ़र्स्ट कड़ी है जिसमें थोड़ा सा हम लेबर लॉ को डिस्कस करेंगे और फिर आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपकी दिलचस्पी और रिस्पांस को देखते हुए हम इस कावश और इस मेहनत को कंटिन्यू करेंगे। हर टॉपिक पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट्स की साइटेशन जजमेंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको हमारी ये काविश इफ़ेक्टिव लगे तो आप अपना रिस्पांस ज़रूर दें। हौसला अफजाई होती है, क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टाइम हम अपना वेस्ट करते हैं या हमारे टाइम का कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में आती हैं। तो हम में हौसला पैदा होता है कि मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपने चाहने वालों को लॉ की अवेयरनेस देते रहें। तो बेसिकली आज हम जो लेबर लॉ की बाबत थोड़ा सा बर्ड आई व्यू डिस्कस करेंगे, नॉट सो टिपिकल के एक लेमैन को समझ ना आ सके। बेसिकली लेबर लॉ का जो आगाज़ है वो हम IRO 1969 से करते हैं। IRO 1969 एक आइडियल लेजिस्लेशन थी। उसमें दो किस्म की जुरिस्डिक्शन थी, दो किस्म की कोर्ट्स थीं और बड़ा सिंपल सा उसका मैटर था। सारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी उस एक्ट के अंडर आने वाली इस्टेब्लिशमेंट हैं जो डिफाइंड हैं, जो उस IRO 1969 की एप्लीकेबिलिटी के अंदर आती हैं, वो सारों के एम्प्लॉयज़ को अगर कोई ग्रीवेंसेस इंडिविजुअल नेचर का होता था तो वो रिस्पेक्टेड रेलिवेंट लेबर कोड को रजू करता था। थाने के हिसाब से लेबर कोड डिवाइड हुआ करती थी। और अगर उसको किसी भी नेचर का ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, चाहे वो रजिस्ट्रेशन होती थी, चाहे वो ऑफिस बेयर के इलेक्शन होते थे, या कोई विक्टिमाइजेशन होती थी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती थी, यानी कि ओवरऑल जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड मैटर थे वो NIRC नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन डील करता था। तो बड़ा सिंपल था कि लेबर कोड की जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ग्रीवियंस में अंडर सेक्शन 25A ऑफ IRO होती थी, और इसी तरह जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के मैटर्स हैं या दीगर मैटर्स हैं उसकी बाबत जुरिस्डिक्शन NIRC को हुआ करती थी। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये सिनेरियो चेंज हो गया। लेबर जो सब्जेक्ट था वो प्रोविंस का सब्जेक्ट बन गया। उस वजह से ये जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें चेंजिंग की वजह से IRO 1969 ख़त्म हुआ। फिर दरमियान में फर्दर लेजिस्लेशन हुई, 2008 में एक्ट आया। फिर फाइनली हर प्रोविंस ने भी अपना लेबर लॉ से बाबत एक्ट प्रोमोलगेट कर दिया। अब जब ये हुआ, जैसे पंजाब ने IRA इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 प्रोमोलगेट किया, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि फेडरल एरिया यानी कि इस्लामाबाद से रिलेट करती हैं, या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो एक से ज़्यादा सूबों में हैं, तो उनको कौन सा लॉ डील करेगा। फिर जब ILO की वो कन्वेंशन को डिस्कस किया गया तो ये कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि फेडरेशन को स्टिल हैज़ अ पावर कि वो लेबर लॉ के लेजिस्लेशन कर सकती है। फिर IRA 2012 आया। सॉरी, मैं इससे थोड़ा सा पहले पंजाब की बाबत, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 आया, और फिर जो सेंटर में IRA 2012 आया। IRA 2012
उन सारी इस्टेब्लिशमेंट को कवर करता है जो ट्रांस प्रोविंशियल इन नेचर है। ट्रांस प्रोविंशियल इन नेचर की सादा डेफिनेशन या सादा इंटरप्रिटेशन ये है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिनका वर्क बिजनेस या ऑफिसेज एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में हो या कहीं इस्लामाबाद में हो, तो ऐसी सारी इस्टेब्लिशमेंट ट्रांस प्रोविंशियल की डेफिनेशन में आएंगी और ऐसी सारी इस्टेब्लिशमेंट के केसेस IRA 2012 डील करेगा। अब क्वेश्चन फिर आया कि अगर इंडिविजुअल ग्रीवियंस के प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट के इश्यूज हों या इंडिविजुअल ग्रीवियंस के ट्रांस प्रोविंशियल के इश्यूज हों, आफ्टर 18th अमेंडमेंट कहाँ कहाँ रजू करना है। ये एक लॉन्ग लिटिगेशन रही और जो पेंडिंग केसेस थे उसकी बाबत भी लेजिस्लेचर ने कोई क्लैरिटी नहीं बयान की और इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट्स भी इसमें कंफ्यूज रहीं कि कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा। बहरहाल एट द प्रेजेंट हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट उस इस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक प्रोविंस में वाक़या है, तो आप फिर सिंपली लेबर कोर्ट रजू करेंगे, चाहे आपका इंडिविजुअल ग्रीवियंस का इशू हो, चाहे आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का इशू हो। पंजाब के अंडर सेपरेट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है, अगर यूनियन के इश्यूज़ हैं तो आप उनको रजू करेंगे। ये पोजीशन हुई। और अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी से बिलोंग करते हैं जो ट्रांस प्रोविंशियल इन नेचर है, जैसे कि मैंने लास्टली आपको बताया, तो फिर आप चाहे इंडिविजुअल ग्रीवियंस का आपको इशू आए, चाहे आपको ट्रेड यूनियन का इशू आए, तो फिर आप NIRC को रजू करेंगे। दरमियान में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर इन इस्टेब्लिशमेंट की इश्यूज पेमेंट ऑफ वेजेस की बाबत हैं, डिलेड पेमेंट की वेजेस हैं की बाबत हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। इनिशियली ये हाई कोर्ट तक ये होल्ड होता रहा फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में, क्योंकि वो स्पेशल लॉ है, तो प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट और ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस एम्बिट में आते हैं। लेकिन लेटेस्ट जजमेंट की उसकी बाबत मैंने वीडियो भी अपलोड की है, लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये होल्ड हो गया कि अगर किसी ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट को पेमेंट ऑफ वेजेस की बाबत भी इश्यूज आएँ तो वो NIRC को ही रजू करेगा। हिज लॉर्डशिप लेडीशिप मिस जस्टिस आयशा मलिक की ये जजमेंट है। तो आज हमने सिर्फ इसका बर्ड आई व्यू देखा है। इसके बाद हम IRA पीरा पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2010 और IRA 2012 उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन से बाबत जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 18th अमेंडमेंट के बाद और 18th अमेंडमेंट से पहले उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी जजमेंट, ऐसी इंटरप्रिटेशन, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाएं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जितनी वो हमको कहा जाएगा उस हिसाब से हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। आपका शुक्रिया। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।